Welcome again to the sixth edition of Science Club. And this is a very short but interesting journey so far, in which we have done some experiments at home. लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में, हम सब लोग ज़्यादातर अपने घर के या अपने लिमिटेड वर्क एनवायरनमेंट से काम कर पा रहे हैं। इस माहौल में साइंस क्लब की संकल्पना की गई और इसमें ये सोचा गया कि बच्चे कुछ घर पर रह के सीख सकते हैं। इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चों में जो क्यूरियोसिटी है वो सस्टेन रहे, क्यूरियोसिटी बनी रहे, सीखने की और जिज्ञासा उनकी बनी रहे। उसी तरह से दूसरी बात इसमें यह है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने जीवन में किस तरह से ला सकते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आज के तारों की सैर के फैसिलिटेटर, हमारे साथी और छोटे भाई हमारे राकेश बिष्ट जी को। राकेश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अ, आपकी थैंक आवाज़ यू हम ओके। आसिफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम सारे जितने भी बच्चे हम लोगों से जुड़े हैं, टीचर्स और भी अन्य साथी। तो आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग स्टार्स और ये एक जर्नी है हमारे सोलर सिस्टम की, और हम लोग उसमें कुछ स्टार्स के बारे में बेसिकली जानेंगे आज, खासकर कि कंस्टलेशंस क्या होते हैं और हमें नाइट में बहुत सारी चीजें हम लोग अपने नाइट स्काई में देखते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि नाइट स्काई में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। तो मैं सबसे पहले बच्चों से थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि जो बच्चे बहुत सारे एरियाज में शायद बच्चे रहते हैं, कुछ दिल्ली, पटना या बहुत सारे अलग अलग राज्यों से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि उनके यहाँ पे जब वो रात में आकाश में देखते हैं तो उन्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं। आतिका शेख, आप बोलना चाहते हैं? आप अपने माइक को अनम्यूट करिए और बोलिए। Stars and moons. अगला नाम भी है हादिन। आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे स्टार एंड मून्स बहुत अच्छे से दिखते हैं। ओके। ओके, Yes, sir. We see stars, moons, and clouds. ट्यूलिप आपका नाम है? Yes. ओके। बहुत सारे बच्चों ने मून, स्पेशली बहुत सारे बच्चों ने देखा है नाइट स्काई में, और उसके अलावा बच्चे तारों के बारे में भी बातें कर रहे हैं। तो क्या सारे आकाश में जितनी भी हमें चीजें दिखाई दे रही हैं मून के अलावा, क्या वो सारे स्टार्स हैं? ये तो अगर वो स्टार्स हैं तो फिर उन्हें किस तरीके से जाना जाए? अगर स्टार्स के अलावा भी और कुछ चीजें हैं तो उन्हें हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं? सबसे पहले मून के अलावा प्लैनेट्स को हम लोग किस तरीके से पहचाने, और फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम लोग किस तरीके से पहचाने, और स्टार्स और प्लैनेट को कैसे उनको डिफरेंशिएट करें कि कौन ऑब्जेक्ट स्टार है या कौन प्लैनेट है। तो सारे प्लैनेट्स और मून जो हैं वो सारे हमारे ईस्टर्न साइड से राइज होते हैं और वेस्टर्न साइड पे जाके वो सेट होता है। स्टार्स और प्लैनेट में मेन जो डिफरेंस हम लोग आकाश में देखने को हमें जो मिलता है, प्लैनेट्स आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अभी शाम के टाइम पे आपको मार्स आपके ओवरहेड आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ बच्चे जो खासकर हिल एरिया वाली लोकेशन से हैं, तो उनको वेस्टर्न हॉराइजन के पास, यानी बिल्कुल जहां पे अभी जस्ट सनसेट होगा उसके जस्ट ऊपर आपको बृहस्पति और शनि ग्रह यानी जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट जो बच्चे प्लेन एरिया से हमें देख रहे हैं, जैसे कि भोपाल, दिल्ली या इन सब जगहों से, तो वहां पे मे बी हाईली पॉल्यूशन की वजह से उन्हें ये ऑब्जेक्ट्स ना दिखें, बट मार्स को वो आसानी से देख सकते हैं। So that is the main difference between stars and planets. Now coming to artificial satellites. Artificial satellites जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको हम लोग अर्थ का एक सैटेलाइट बोलते हैं जो कि नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा बहुत जो हमारी स्पेस एजेंसीज हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो हमारा इंडिया का इसरो हो या नासा हो,
तो ये अपने अपने यूज के लिए जैसे कि हम लोग बहुत सारी सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, चाहे वो हमारा टेलीविजन के लिए हो या मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए हो, ठीक है। तो इस तरीके की जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स स्पेस में भेजते हैं और रात्रि आकाश में इनको हम लोग गुजरते हुए देख सकते हैं, तो इन्हें हम कैसे पहचानें? तो इनको पहचानने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जो भी आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अगर आप कभी रात्रि आकाश में ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कोई चीज चलते हुए दिखाई दे रही है, और वो इस तरीके से चलते हुए नजर आएगी कि उसका जो पाथ है, यानी जो उसका चलने का जो रास्ता है, वो हमेशा आपको सीधे दिखाई देगा, और वो ऑब्जेक्ट जो है आपको टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आएगा, उसमें कोई ट्विंकलिंग इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो और उसका जो होता है कंप्लीट पाथ बनता है, वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट जहां से भी आप उसको देख रहे हैं, एंड पॉइंट तक ही आपको जो भी आपकी लोकेशन से उसका एंड पॉइंट है वो आपको कंप्लीटली दिखाई देगा। सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि नासा का स्पेस स्टेशन है, जहाँ पे अक्सर अंतरिक्ष यात्री अपने रिसर्च के लिए जाते रहते हैं, तो उसको हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा हमें आकाश में और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे हम लोग कॉमेट्स जिनको कहते हैं, और मेटेओर्स के नाम से भी हम लोग कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि हम लोग शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। अगर आप अपनी लोकेशन से बहुत बारी आपको देखने को मिलेगा कि एक चिंगारी सी आकाश से गुजरती हुई दिखाई देती है, कुछ टाइम्स के बाद वो बुझ जाती है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मेटेओर या सूर्य ग्रह, या फिर आप इनको शूटिंग स्टार्स के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। तो शूटिंग स्टार्स को भी आप यूजुअली नाइट स्काई में बहुत बारी देखने को आपको मिल सकता है, और इनको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा अरोरास और भी चीजें हमें, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ प्लैनेट्स, मून और जो कि हमारा स्टार्स का पैटर्न है उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले हम लोग नाइट नाइट स्काई में जो हमारा क्योंकि डे टाइम में हम लोगों के लिए पहचानना थोड़ी सी आसान होता है कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट किस डायरेक्शन में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्थ और साउथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी हमारा आकाश क्लियर होता है, जैसे अगर मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पे हमें नाइट स्काई जो है काफी क्लियरली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग मर्क्यूरी को कभी-कभी देखा जा सकता है। हालांकि मर्क्यूरी प्लैनेट जो है हमेशा सन के पीछे पीछे या सन के आगे रहता है, तो यूजुअली हम लोग उसको बहुत क्लियरली नहीं देख पाते, बट कभी-कभी आप मर्क्यूरी प्लैनेट को भी देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा वीनस यानी जो शुक्र ग्रह है, और मार्स यानी जो मंगल है, जुपिटर और सैटर्न को आप बहुत आसानी से हम लोग नाइट स्काई में अपना देख सकते हैं। जैसे कि मार्स आजकल अभी जस्ट अगर आप शाम के समय पे अगर आप छत पे निकले, तो आपको ओवरहेड अपने सीधे अपने सर के ऊपर आपको मंगल ग्रह दिखाई देगा, और जुपिटर और सैटर्न आपको वेस्टर्न हॉराइजन के पास में आजकल शाम को देखने को मिलेंगे, और वीनस आपको कुछ दिन के बाद अर्ली मॉर्निंग पे आपको सनराइज से जस्ट पहले आप वीनस को देख सकते हैं। प्लैनेट्स के बाद हम लोग एक जोडिएक, एक टर्म मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा। हालांकि जोडिएक बेसिकली जो है, ये टर्म हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं और इसको यहाँ पे क्यों रखा गया, इसके बारे में थोड़ी सी बताना चाहूंगा। तो हमारे स्काई में चाहे वो प्लैनेट्स की हम लोग बात करें, या सन की बात करें, या उसके अलावा मून की बात करें, तो ये हमेशा हमें एक फिक्स पाथ, यानी कहें कि हमें पूरब से होते हुए पश्चिम की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम लोग उस पाथ को एक लाइन कंसीडर करके चलें, तो उस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग जोडिएक बोलते हैं। सो दैट इज, और उसके अलावा हमारे जो कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में यूजुअली पढ़ते हैं, हमारे जो 12 जोडिएक साइंस जिनको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी इसी लाइंस में हमारे होते हैं। तो इसीलिए उनका पाथ भी यही होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको जोडिएक लाइन बोलते हैं। तो जोडिएक लाइन हमें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए कि
जो भी प्लैनेट्स हैं वो हमेशा ज़ोडिएक लाइन के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। ज़ोडिएक लाइन से कहीं दूर आपको, जैसे आपको कभी भी नॉर्दर्न साइड पे या साउदर्न साइड पे आपको कोई प्लैनेट देखने को नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो ज़ोडिएक लाइन से थोड़ा दाएँ-बाएँ आपको या फिर ज़ोडिएक लाइन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो उसी को हम लोग ज़ोडिएक लाइन बोलते हैं। उसके अलावा सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने से पहले हम लोग नाइट स्काई में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट है जिसके अराउंड हमारी पूरी पृथ्वी घूम रही होती है और नाइट स्काई में जिससे हम लोग डायरेक्शंस को मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो दैट इज़ पोल स्टार, यानी जिसको हम लोग पोलैरिस या फिर ध्रुव तारा भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग नाइट स्काई में कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं? आई होप कि कोई बहुत सारे बच्चे प्रोबेबली इसको ऑलरेडी जानते होंगे पोलैरिस के बारे में और शायद उन्होंने पोलैरिस को देखा भी होगा। पोलैरिस अगर आप बहुत प्लेन एरियाज़ में अगर आप रहते हैं, जैसे कि आप भोपाल में हैं या आप बिहार में अगर कहीं पे हैं, तो हो सकता है कि आपको पोलैरिस जो है वो बिल्कुल होराइज़न के पास में आपको बिल्कुल देखने को मिले या फिर होराइज़न पे जो डस्ट या पॉल्यूशन की वजह से आपको देखने को ना मिले। लेकिन यूजुअली बहुत सारे एरियाज़ में आप पोल स्टार को आसानी से देख सकते हैं इंडिया से। तो बेसिकली पोल स्टार जो है हमारा, क्योंकि हम लोग इंडिया जो हमारा कंट्री का पार्ट है, जो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं अर्थ के। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो हमारा पोल है, तो उसको हम लोग पोल स्टार से या पोलैरिस के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा स्टार, चमकीला हमें नाइट स्काई में आसानी से देखने को मिलता है। अक्सर हम लोग नाइट स्काई को नहीं देख पाते। लेकिन अगर आज से हम लोग 1000-2000 साल पहले जाएँ, तो यूजुअली लोग शाम में ग्रुप में बाहर पे ऐसे रात्रि आकाश में तारों को निहारते थे और अलग-अलग पैटर्न बनाने की कोशिश करते थे। यानी अगर हमें बहुत सारे तारे आकाश में दिखाई दे रहे हैं, तो वो तारों को आपस में जोड़ के कुछ इस तरीके से डायग्राम्स या चित्र बनाने की कोशिश करते थे, जिनको कि कॉन्स्टेलेशंस का नाम दिया गया बाद में। अलग-अलग सभ्यता या अलग-अलग सिस्टम में लोगों ने अलग-अलग तरीके के कॉन्स्टेलेशंस को फॉर्म किया। लेकिन 1928 में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को एस्टैब्लिश करने उन्होंने कुछ पर्टिकुलर जो हमारे फॉर्मेशंस थे नाइट स्काई के, स्टार के, जो कि हम लोग डायग्राम्स उनको कह सकते हैं, तो उनको अडॉप्ट किया और उनको कॉन्स्टेलेशंस का नाम दिया गया। तो मॉडर्न जो हमारी एस्ट्रोनॉमी में हम लोग 88 कॉन्स्टेलेशंस की बात करते हैं, जिनको कि साइंटिफिकली नाम दिया गया और ये बहुत, इसमें से बहुत सारे नाम जो अलग-अलग हमारी सिविलाइजेशंस थी, चाहे वो ग्रीक सिविलाइजेशन हो या इंडियन सिविलाइजेशन हो या उसके अलावा और भी जो सिविलाइजेशंस हैं, तो उनसे अडॉप्ट करा गया और बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन को ज्यों का त्यों नाम उनका रखा गया।